हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी, बट अभी हम लोग लाइव आ चुके हैं। नंदनी गुप्ता, विशाल, सैनी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सॉरी आप लोगों को मैंने वेट कराया, आप लोगों को वेट करना पड़ा। आई एम रियली रियली सॉरी, बट क्लास को लाइव करने के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है। ओके, बट नो वरीज, क्लास स्टार्ट होगी तो धमाका होगा। कितने लोग रेडी हैं धमाका सुनने के लिए? बताइए, कितने लोग रेडी हैं इस धमाके को सुनने के लिए? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यार, धमाका होने से पहले ही लाइट कट गई। जल्दी से बताइए। देखिए, हम लोगों ने अभी रिसेंट क्लास में, जो पिछली क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि क्या क्या हमारे, मतलब किस किस बेस पर हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे। करेक्ट है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ लिया था कि उसमें कितने चार्टर एक्ट आए थे, कितने भारत भारत कितने ऐसे एक्ट थे जिससे हमारे भारत के संविधान में बनाने में, निर्माण करने में हमें बहुत सहायता मिली। ठीक है, स्टार्टिंग में कौन कौन से एक्ट आए, बीच में कौन कौन से एक्ट आए। ठीक है, सारी चीजों को हमने एक रूपरेखा के रूप में तैयार करने की कोशिश करी थी, और ये पता करने की कोशिश करी थी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हमें जाननी है और पता करनी है। सही बात है। तो ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने दो चार्टर एक्ट रिवाइज कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के दो चार्टर एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और 1781 जो अधिनियम पारित हुआ था, जो कि 84 में लागू हुआ था, जिसे हमने पिट्स इंडिया एक्ट बोला था, वो हमने क्या कर दिया था? वो हमने क्या कर दिया था बेटा? पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमने इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था और पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे ये जो चार्टर एक्ट्स हैं, 1883, 1813, 1883, 1853, इनका ड्यूरेशन क्या क्या रहा है बेटा? ये 20-20 ईयर्स के लिए आए हैं। कितने कितने ईयर्स के लिए? 20-20 ईयर्स के लिए। और मैंने आपको बताया था कि जब 53 के बाद 1857 की क्रांति होती है, यहाँ पर अंग्रेजों की नींव हिल जाती है, और अंग्रेज तुरंत क्या भेजते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ये तो चलो सही बात है, लेकिन यहां पर 84 के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट 84 के बाद आपको एक और एक्ट पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? 1783 का चार्टर एक्ट। तो आइए जरा हम पहले देख लेते हैं। ये सब कहानी हम लोगों ने देख रखी है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ लिया था। अब जरा यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी, और थोड़ी थोड़ी चीजों में करके ही हम बहुत सारी चीजों को जान जाएंगे। क्लियर? चलो भाई, तैयार हो सभी लोग? सभी लोग तैयार हो? एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर, हम सभी लोग तैयार हैं। जरा मैं एक बार कमेंट देख लूं, कौन कौन हमारे साथ आ चुका है। ठीक है, तो कौन कौन आ चुका है भाई? अब देखो, जब हम बात करते हैं बेटा 1793 चार्टर एक्ट की, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। ये जो 17 आपका 1783 में आया था, इस 93 में, 1793 में, इसमें बहुत कुछ हुआ नहीं था, बहुत खास चीज नहीं हुई थी। इसीलिए इसको शायद कभी कभी किताबों में, या आपको जो एसएससी और एमटीएस टाइप के नोट्स मिलते हैं, उसमें स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, मिक्सिंग एफवी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। इसमें क्या हुआ था बेटा? इसमें सिंपल सा काम कर दिया गया था। इसमें सिंपल सा काम ये किया गया था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके, जस्ट अ वेट, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, भाई आपको मैंने बताया ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो उसने कैसा व्यापार करना चाहा? एकाधिकार वाला व्यापार, कि हमारे अलावा कोई व्यापार आपके यहाँ नहीं कर पाएगा, हम आपसे ट्रेड करेंगे, आप किसी और से ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर इनका जो एकाधिकार का व्यापार था, उसको इन्होंने, उसका जो टाइम टेबल था, उसको इन्होंने 20 साल के लिए और बढ़वा लिया। कितने साल के लिए? 20 ईयर्स के लिए इन्होंने क्या करवा लिया? एक्सटेंड करवा लिया।
तो मैंने आपको याद करिएगा फर्स्ट वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको उसी दिन बताया था कि अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर भारत आए तो वहां पर ऐसे नहीं आए थे कि भैया हमको आपके 400 साल व्यापार करना है, 200 साल व्यापार करना है। वो बहुत छोटे अल्पकालिक समय के लिए आए थे और एकाधिकार व्यापार की बात लेकर आए थे। और धीरे 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 जब उन्होंने भारत को समझा, भारत की बातों को समझा, भारत की कमियों को समझा, भारत के व्यापार को समझा, वहां वहां के फायदे को समझा, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या करना प्रारंभ कर दिया, अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने नियमों को बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजनीतिक पक्ष में आने लगे। भाई इससे पहले वाले में 1784 में ये लोग क्या करने लगे, राजनीतिक और व्यापारिक दो बोर्ड बना दिए इन्होंने कि भैया व्यापारिक बोर्ड अपना अलग काम करेगा, राजनीतिक बोर्ड अपना अलग काम करेगा, सबका अपना अपना काम हो गया। अब कंपनी क्या हो गई, पूरी तरह से भारत के ऊपर हावी होने लगी। गुड आफ्टरनून डियर, राम राम भैया, शिवम। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना आधिपत्य डालना शुरू कर दिया। अब आता है यहां पर निकलकर ईस्ट इंडिया, आपका चार्टर एक्ट आता है 1833 का। कौन सा चार्टर एक्ट आता है, 1833 का। तो मैं पहले आपको यहां पर एक बार चार्टर एक्ट पढ़कर सुना देता हूं, फिर इसके जो पॉइंट आपको लर्न करने हैं, जो आपको एग्जाम में आने हैं, वो मैं बता दूंगा। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये कड़ी आपको याद रखनी है, ये कड़ी आपको कैसे याद रखनी है, स्टार्टिंग में जो गवर्नर जनरल था, स्टार्टिंग में जो गवर्नर जनरल जो गवर्नर था, ठीक है, स्टार्टिंग में भाई हमारे पास 3 रियासतें थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो मद्रास वाले गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, और बंबई और मद्रास वाले रिपोर्ट करने लगे बंगाल वाले को। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया क्या, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसी को बोल दिया गया कि आप भारत के गवर्नर जनरल हैं, नाउ यू कैन ऑपरेट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये क्या करने लगे, भारत के गवर्नर जनरल बन गए। सारी नागरिक और सैन्य शक्ति उसमें क्या हो गई, निहित हो गई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम आपको लर्न रखना है, ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, विलियम बेटिंग। सबसे पहले कौन आए, विलियम बेटिंग। कौन, गवर्नर जनरल के रूप में बन के आए भारत के। उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था उसको विधायिका के असीमित अधिकार, विधायिका का मतलब क्या हो गया, उसको लॉ बनाने का या लॉ के पावर जितने हो गए वो उसको एकदम लेजिस्लेचर के फुल पावर मिल गए, असीमित अधिकार मिल गए। ठीक है, इसके द्वारा कानून नियमकों को कानून कानून कहा गया, और जो कानून के तहत बनाए गए कानूनों को क्या कहा गया, अधिनियम या एक्ट कहा गया, जो कि हमारे यहाँ आज तक चलता आ रहा है। समझ गए, जो गवर्नर जनरल था उसको लेजिस्लेटिव का क्या हो गया, पूरा पावर मिल गया। अब ये जो रूल्स बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा, इसके द्वारा बनाए गए नियमों को कानून कहा गया, और जो पारित हो गए कानून उसको अधिनियम कहा गया। ये आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है। सही बात है कि नहीं सही बात है, आप लोगों के कमेंट मिलते रहेंगे तो मजा आता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बंबई व मद्रास के गवर्नर से कानून बनाने की शक्ति क्या कर ली गई, छीन ली गई, और सारी शक्तियां कहां चली गई, बंगाल के पास चली गई। इंग्लिश वाले बच्चे समझ लो, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर वॉज कहां चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेटिंग। ये आपको याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसको हम फ्लो चार्ट में भी बनाएंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी कहानी सुनने का टाइम है। द गवर्नर जनरल वाज गिवन अनलिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, किसका, अनलिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेचर। बाय देम द लॉ regulates was called law and the law made under new laws were called act, जो कि आज भी कहा जाता है। सही बात है, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, द पावर टू मेक लॉ वॉज टेकन अवे फ्रॉम द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ऑल द पावर वॉज गिवन इन बंगाल गवर्नर। क्यों, क्योंकि बंगाल सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और अभी आगे चलकर यही गवर्नर जनरल जो इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, यही वायसराय बनेगा। ठीक है, तो इसके पास, बंगाल के पास हमेशा क्या रहने वाली है, एक एक्स्ट्रा पावर रहने वाली है, एक असीमित पावर रहने वाली है। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई भाई, यहां तक की बात हो गई, आगे समझो, आगे समझिए।
देखो आगे क्या हुआ। अब आगे क्या होता है, आगे होता है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप बदल गया। क्या हो गया, पहले ये क्या कर रही थी, केवल व्यापार कर रही थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक तौर पे भी काम करेगी, प्रशासनिक तौर पे भी काम करेगी और अपना व्यापार तो कर ही रही है। ठीक है, या व्यापारिक कंपनी नहीं रही बल्कि प्रशासनिक कंपनी बन गई, संस्था बन गई, ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, जो ब्रिटेन के राज मुकुट की ओर से कार्य करेगा। कहां से, अब यहां जो पावर थी वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रही है, किसको रिपोर्ट कर रही है, ब्रिटेन में जो आपका क्राउन है, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी है, डायरेक्ट आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर, ये 4 पॉइंट। प्रथम बार खुली प्रतियोगिता में, अब यहां पे देखना, यहां पे खुली प्रतियोगिता में भारतीयों को क्या करने के लिए बोला गया कि भाई हमारे यहाँ जो भी भर्तियां होती हैं, हम भारतीयों को भी क्या करेंगे, अपने भर्ती कोष में लेंगे, लेकिन कैसे, ओपन आपसे वो करवाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे। लेकिन ये बात केवल कही ही गई बेटा, इंप्लीमेंट नहीं हुई, इसको इंप्लीमेंट करना नहीं हुआ, ये असफल हो गया, तथा भारतीयों को कंपनी के पदों के उपयुक्त नहीं माना गया। इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत सरकार की संकल्पना की गई तथा केंद्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम उठाया गया। समराइज कर देता हूं इसको, ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। भारत ब्रिटेन की महारानी को, बिल्कुल सही है, रिपोर्ट करेंगे, वेरी गुड। नंदनी गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। ठीक है, तो यहां पे काम क्या हुआ, सीधा सीधा काम ये हुआ कि द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज। ठीक है, इसका फॉर्म चेंज हो गया, नो लॉन्गर ट्रेड कंपनी बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। क्या बन गया, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट बन गया, was created which would work on behalf of the British Crown। ठीक है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे काम कर रहा है। For the first time an unsuccessful attempt was made to make open competition the basis of recruitment and Indian were also considered unstable, यहां पे लिख लो unstable for the post of the company। अंग्रेजों के ही एक अधिकारी ने भारतीयों के लिए कहा कि सभी भारतीयों को क्यों नहीं लिया जा रहा था अपने अंदर। इनका मानना यह था, या इनका ये कहना यह था कि प्रत्येक भारतीय क्या है, करप्टेड है, प्रत्येक भारतीय करप्टेड है, अगर हमारे कंपनी में आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो ये करप्शन फैलाएंगे। ठीक है, तो ये थी किसकी सोच, ब्रिटेन या अमेरिका, या जो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, हमारे ही खा रहे थे, हमारा ही ट्रेड कर रहे थे और हमारे प्रति ऐसा व्यवहार रख रहे थे। द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज स्टॉप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, पहली बार हम लोग सेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो हमारी आदत है कि भाई हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर से जरूर नोट कर रहे हैं, तो जरा भैया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर डालो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ 1813, भाई 1813 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या खास चीज हुई है बेटा, इसमें क्या क्या खास चीज हुई है। तो सबसे पहले क्या क्या खास चीज हुआ है, द फर्स्ट थिंग कि जो गवर्नर जनरल ऑफ कहां का था, बंगाल था, वो किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वो कन्वर्ट कर दिया गया बेटा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। पहली पॉइंट ये बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, तो विलियम बैटिंग। ठीक है, कौन बना, विलियम बैटिंग्स बना। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बताओ समझ में आ गया। इसमें दो तीन चीजें और हुई जो वहां पे नहीं लिखी हैं, जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। अब यहां पे क्या किया गया, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम इससे पहले बात कर रहे थे 1793-94 में, तो हमारा जो इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 साल के लिए बढ़ाया गया। एकाधिकार, यहां पे उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हाँ, लेकिन यहां पे एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि केवल चाची
केवल चाची को छोड़ के। अब ये चाची कौन है सर? केवल चाची को छोड़कर। सर ये चाची क्या है? ये चाची क्या चीज है सर? दो चीजों को छोड़ करके, दो चीजों को छोड़ करके बेटा बाकी सारी चीजों का जो एकाधिकार था वो कंपनी ने खत्म कर दिया। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें कंपनी ने बोला कि अब हम भारत के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करते हैं, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसका व्यापार केवल हम ही करेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो पहला चा यानी कि चाय का व्यापार। किसका व्यापार बेटा? चाय का व्यापार। और दूसरा ची यानी कि चीन से व्यापार। कहां से व्यापार? चीन से व्यापार। ठीक है, ठीक है। द बिजनेस ऑफ टी एंड द बिजनेस बाय चाइना, ये केवल अभी भी कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इंग्लिश वाले समझ रहे हो ना बेटा? क्लियर है सर? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बन, हाँ बिल्कुल सही है विलियम बेंटिंक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई कि यहां क्या मैटर चल रहा है? यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई? ओके, अब नेक्स्ट पे आओ। तो भैया दो चीजों पे व्यापार रोक करके बाकी व्यापार खत्म कर दिया गया। यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा, यहीं पर सबसे पहली बार धर्म और शिक्षा की बात की गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई धर्म के प्रचारकों को, ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति दे दी। ईसाई मिशनरियों का प्रथम बार जो इंट्रोडक्शन हुआ वो किसमें हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट में उनसे बोला गया कि आप भारत में आइए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि ये कहा गया था कि भारत किसी भी देश को तोड़ना है तो पहले उसकी संस्कृति एवं उसकी सभ्यता को समाप्त कर दिया जाए। इसी चीज पर काम करना किसने प्रारंभ कर दिया? इसी चीज पर काम करना प्रारंभ कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ये आ गए और इन्होंने ही अपना शिक्षा यानी कि अपनी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार, ईसाई मिशनरियों में अपनी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये बताइए कि क्या 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के प्रावधान के लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आवंटित किया गया? तो सरासर इसको मना कर देना। अभी 1813 के चार्टर एक्ट में कोई भी पैसा आवंटित नहीं किया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। ईसाइयों से कहा गया, ईसाई मिशनरियों से कहा गया कि आप भारत में आइए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए और अपनी शिक्षा का प्रसार प्रसार, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करिए। कौन सी शिक्षा? पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दीजिए। इतनी बात इनसे कही गई। ठीक, अब इसके बाद सर इनसे और क्या क्या बोला गया करने के लिए? इस एक्ट में और क्या क्या सर आया? इस एक्ट में और क्या क्या हुआ सर? तो बेटा इस एक्ट में और लिखो क्या क्या हुआ। यहां तक हो गया। अब यहां पे क्या हुआ? यहीं पर आपको टैक्स के बारे में बोला गया। क्या बताया गया? टैक्स के बारे में बताया गया। और टैक्स लेगा कौन और देगा कौन? तो जो स्थानीय सरकारें थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्थानीय सरकारें थी, उनको टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करना, और जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनको दंड देना, पनिश करना, और उन पर जुर्माना लगाना। क्या लगाना? जुर्माना लगाना। ये किसको बता दिया गया कि भैया ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके पास ये राइट है कि आप अपने नागरिकों पर टैक्स लगाइए, टैक्स कलेक्ट करिए, जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको दंड दीजिए, और दंड और उस पर भी ना माने तो जुर्माना लगाइए। ठीक है, तो ये भी आपको चार्टर एक्ट इसमें बताया गया। ठीक है, अब आ जाओ 1833 में, 1813 में आपको इतनी बातें अगर याद हो गई तो बेटा काम बन जाएगा। इतने से ही प्रश्न आता है, इसके ऊपर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा 1853 का चार्टर एक्ट आया। अच्छा, इसके बीच में भी एक और एक्ट आया, इसके बीच में भी एक और एक्ट आया, तो पहले उसको भी समझ लेते हैं कि उसमें क्या हुआ।
इसके बाद आया 1833। कौन सा आया? मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रखा हूं, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब इस एक्ट में आपको सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है? इस एक्ट में आपको सबसे पहले वो याद रखना है कि जो पिछले वाले एक्ट में, पिछले वाले में 1813 में हमने क्या किया था? एकाधिकार खत्म किया, लेकिन चाय और चाइना से व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी अपने पास रखा था। वो जो एकाधिकार था चाय और चीन से व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? इनका भी एकाधिकार क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। ठीक, पहला पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे इस समय हमारे पास गवर्नर जनरल नहीं है। कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है बेटा? चाय पत्ती का और चीन से ट्रेड, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी में एक ट्रेड और मिलता है, कई जगह पर एक ट्रेड और मिलता है, इसको नोट कर लो। यहां पर चाय और चीनी तो है ही है, चाय का व्यापार और अफीम का कई जगह लिखा मिलता है, कई किताबों में। तो ये भी पढ़ लो, बाई चांस कहीं कुछ पूछ लिया तो ये मत कह देना कि सर ने पढ़ाया नहीं था। तो यहाँ पे आप लिख लो अफीम, तीन चीजों का लिख लो, अफीम, चाय, चीन से व्यापार का एकाधिकार भी यहां समाप्त हो गया। अब इस समय भारत में कौन शासन कर रहा है? विलियम बेटिंग्स। कहां बैठ करके? बंगाल में बैठ करके, जो कि भारत का पूरा मैटर देख रहा है। ये सारी चीजें विलियम बेटिंग के अंडर में हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या होता है? यहां पर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी बनकर उभर कर आती है? तो सर पूर्णता प्रशासनिक, पूर्णता प्रशासनिक कंपनी बनकर के आती है हमारे सामने, प्रशासनिक कंपनी बनकर के हमारे सामने आती है। यहां पर इसको क्या चीजें मिल जाती हैं? पीछे हमने पढ़ा है, यहां पर इसको विधायिका के पूरे अधिकार मिल जाते हैं। भाई लॉ बनाना है, नहीं बनाना है, उसको एक्ट बनाना है, क्या करना है, ये किसको मिल गया? विलियम बेटिंग साहब को मिल गया। ठीक है, और इसी के तहत, इसी में इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भैया हम सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं आईसीएस के लिए। किसके लिए? इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बातें केवल कही गई। क्या करी गई? कही गई, कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता इसका, कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता। ठीक है, क्योंकि इनके अधिकारियों की सोच थी कि इंडिया का हर व्यक्ति, ठीक है, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज करप्टेड, कंप्लीटली करेक्टेड, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एडेड हिम इन आवर बिजनेस। ठीक है, इन आवर कंपनी। तो ये सोच थी, जिसके कारण इतना मैटर फैला। अब इसके बाद आया भैया 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो, इस चार्टर एक्ट में बहुत चीज नहीं पढ़नी है, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना बेटा, अतिरिक्त पढ़ करके दिमाग में बोझा मत भर लेना। ठीक है, जितना जरूरी है उतना बताता चल रहा हूं। यहां पे क्या हुआ? यहां पर इसने प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के लिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग किया। अब यहां पे आपको दो चीजें समझ में आएंगी, कार्यपालिका अलग होगी और विधायिका अलग होगी। क्लियर? यहां पे क्या हुआ? फर्स्ट टाइम सप्रेशन दिखाया गया। किसका? किसका? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का और लेजिस्लेटिव फंक्शंस का, इसको अलग अलग करके दिखाया गया। किसने किया? गवर्नर जनरल की परिषद का। इसमें गवर्नर जनरल के साथ 6 नए लोग जोड़े गए, 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसको विधायी परिषद कहा गया, जिसका काम क्या था? ये गवर्नर जनरल की मदद के लिए रखे गए, सलाह के लिए रखे गए। अर्थात गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद बनाई गई, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी, जिसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती थीं जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी। समझ गए? भाई उन्होंने बनाया तो वो अपने हिसाब से रखेंगे ना, हमारे हिसाब से तो रखेंगे नहीं।
फिर क्या हुआ, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो स्थानीय विधान परिषद था उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व, मतलब जो छोटे छोटे जगहों के लोग थे या जो उस एरिया में रहते थे उनके लिए प्रतिनिधित्व स्टार्ट कर दिया गया। For the first time, it separated the legislative and the executive function for the Governor General Council and added 6 new members who were called legislative councillors. That is a legislative council of Governor General who formed, which was called the Indian Legislative Council. It was like a small British parliament in which the same procedure were adopted in Britain. समझ में आ गया। इसके बाद क्या कहते हैं, स्टार्टेड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी क्या करना, जगह देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्हें समझ में आने लगा कि भैया अगर इन लोगों का साथ नहीं मिला तो मामला खराब हो जाएगा। इसके बाद सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए इन्होंने फिर से क्या बोला, सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए प्रतियोगिता शुरू करी गई। ठीक है, इस एक्ट में उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई, मतलब अब आईसीएस की जो भर्तियां थी उसमें भारतीयों के लिए भी जगह बना दी गई। एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई। यद्यपि कंपनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयावधि नहीं दी गई। ठीक, अब यहां क्या हुआ, यहां जैसे अभी क्या हो रहा था, 20-20 साल के लिए हम अपना टर्नओवर बढ़ा रहे थे, लेकिन यहां इन्होंने ऐसा कुछ गेम खेला कि इनका टर्नओवर तो बढ़ गया लेकिन टाइम मेंशन नहीं हुआ कि कब खत्म होगा। तो यहां क्या हुआ भैया, सीधी बात, ओपन कंपटीशन स्टार्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जिसे आप लोग आजकल आईपीएस, आईएएस, आईआरएस कहते हो। ठीक है, वो पहले आईसीएस कहलाते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, या इंडियन सिविल सर्वेंट्स। in this act the higher civil services were opened for the Indians, and under the provision of act Macaulay's committee was formed in 1854, the Indian civil services। ठीक है, तो इतनी बातें अब आपको इसमें याद रखनी है। अब याद, ये देखो कहानी पढ़ ली, अब जरा आ जाओ इसकी कहानी लिख लो। अब लिखने वाली कहानी सुनो, लिखने वाली कहानी सुनो। हम किस एक्ट की बात करने जा रहे हैं, 1853 के चार्टर एक्ट की। किसकी, 1853 के चार्टर एक्ट की। सही बात है। इसमें अब देखो जितना आपने पीछे भी सुना ना, जरा एक बार ओवरव्यू ले लो। सबसे पहले हमने क्या सुना, सबसे पहला पॉइंट हमने सुना सर कि यहां पर सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल के लिए इंडियंस को ओपन कर दिया गया, इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि भैया आप भी आओ, दो सिविल सर्विसेज दो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई यहां पर बताओ, दूसरी बात क्या हुई, फर्स्ट टाइम हमने क्या डिवाइड किया बेटा, हमने दो भाग में, एक में विधायिका और दूसरे में कार्यपालिका को डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव हो गए और ये हो गए आपके एग्जीक्यूटिव, दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। यहीं पर एक आपके लॉर्ड कार्निवल, अभी मैंने जो बताया, आपके जो लॉर्ड कार्निवालिस हैं, इनका ये स्टेटमेंट था, पेपर में आता है, पीटी में पूछा गया एक बार। ठीक है, एसएससी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था, तो इन्होंने बोला था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है, ऑल इंडियंस आर करप्टेड। क्या बोला था इन्होंने, ऑल इंडियंस आर करप्टेड। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, लॉर्ड कार्निवल महाशय ने। इन्होंने बोला कि भैया सारे भारतीय क्या हैं, सारे भारतीय क्या हैं, खतरनाक तरीके से भ्रष्ट हैं, तो इन्हें हम अपने कार्यान्वयन में नहीं ला सकते। ठीक है, ठीक है बेटा,
बोलो यहां तक की बात सभी को समझ में आई? अब इसके बाद, क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ो। इसके बाद क्या हुआ, देखो यहीं पर अभी आपको एक चीज और समझ लेनी है। एक अधिनियम आया, एक अधिनियम आया 1800 आपका उसमें 1858 में। भाई 1857 में क्या हो गई, 1857 में हो गई लड़ाई, आपका क्या नाम है, 1857 में क्रांति हो गई, ठीक है, जिसमें भयंकर तरीके से भारत को स्वतंत्र करने की मांग उठने लगी। और इस मांग के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आने लगी बेटा जी कि अब अगर भारत में टिकना है तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा, भारतीयों की मदद लेनी पड़ेगी, भारतीयों को इनरोलमेंट डालना पड़ेगा कि भैया आप हमारे साथ हैं, हम आपका साथ कर रहे हैं, हम कुछ लोगों को, कुछ वर्ग को इस तरह से करके बहलाना फुसलाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे एक गेम हुआ, यहां पे एक गेम हुआ। और वो गेम क्या हुआ सर, यहां पे जो गेम हुआ बेटा, उसमें क्रांति जब हुई ना 1800, यहां पे डाल लो 1800, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1858 का, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक। अब समझना यहां पे मुद्दा क्या उठा बेटा, यहां पे मुद्दा ये उठा कि 1857 में भयंकर क्रांति हुई, एकदम अंग्रेजों की एकदम हिला डाली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों की इतनी खतरनाक तरीके से हिला डाली गई, तो यहां पे फिर अब बवाल हुआ कि अब कैसे शासन किया जाएगा। तो जो भारत का गवर्नर जनरल बना था ना, उसको फिर चेंज किया गया और उससे बोला गया कि अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना हो करके आप बन जाइए वाय सराय, क्या बन जाइए, वाय सराय बन जाइए। बन गए वाय सराय, क्या हो गए, बन गए वाय सराय, बोलो, बन गए वायसराय। अब गवर्नर जनरल जब वायसराय बना, ठीक है, तो किसने सबसे पहले गद्दी संभाली, लॉर्ड, किसने संभाली बताओ, सबसे पहले गद्दी किसने संभाली वायसराय की, तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, आपके लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने सबसे पहले वायसराय की गद्दी संभाली। और वायसराय का जो पद था उसको उसका दूसरा नाम क्या था बेटा, उसका दूसरा नाम था रानी का प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि, रानी का प्रतिनिधि, क्योंकि अब रानी किससे रिपोर्ट लेंगी, सीधे वायसराय से। कोई मैटर होगा, कोई बवाल होगा, कोई दंगा होगा, कोई लड़ाई होगी, तो रानी किससे पूछेंगी, वायसराय से। तो इसे कहा गया रानी का प्रतिनिधि, ठीक है। और अब यहां पर, अभी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि भारत में एक नया पद जोड़ा गया, उस नए पद का निर्माण किया गया, उस पद का नाम दिया गया सचिव। क्योंकि अभी आप आगे देखोगे मार्ले मिंटो सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उसमें एक बंदा वायसराय रहेगा, एक बंदा सचिव रहेगा। तो यहां पर दो मुख्य बंदे हो गए, ठीक है। और ये जो सचिव होंगे ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे सलाह देने का। तो सलाहकार निकाय में आ गए। कितने सदस्य आए इसमें या कितने सदस्य रखे गए, तो ये 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। कितने, 15 सदस्यीय परिषद, ठीक, 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया। ध्यान रखना प्रीलिम्स में पूछता है कि भैया कौन सा नए पद का सृजन किया था, तो बच्चे वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या गवर्नर जनरल लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नर से नया पद बना था गवर्नर जनरल। नहीं, इसका नाम चेंज किया गया था, ये रूपांतरित था, कन्वर्टेड था। ये क्या है, नया पद है, फ्रेश पद है। अभी इस बंदे ने भारत में कदम रखा है, भारत का सचिव, भारत का सचिव। अब आपको पंचायत वेब सीरीज याद आ रही होगी, उसमें सचिव जी थे, सचिव जी का काम क्या था, प्रधान जी को बताना ना कि भाई कहाँ पे लाइट लगवानी है, कहाँ पे हैंडपंप लगवाना है, किसके घर पे शौचालय बनवाना है, कहाँ सड़क बनवानी है। वैसे ही ये 15 सदस्य क्या काम करते, वायसराय के सलाह के लिए यहाँ पर रख दिए गए, ठीक। इसके बाद, इसके बाद फिर आता है 1861 भारत शासन अधिनियम।
1861 भारत शासन अधिनियम क्या आता है? 1861 भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ सर? अब देखो, हमारा जो पहले लॉज आ रहे थे, हमारे पास जो पहले चीजें आ रही थी, चार्टर एक्ट्स आ रहे थे, वो 20-20 साल पर आ रहे थे। लेकिन जब इन्हें लग गया कि अब मामला खराब, हम इतना छूट नहीं दे सकते, या इतना टाइम नहीं रख सकते, या इतनी ढिलाई नहीं बरत सकते, तो इन्होंने 3 साल 4 साल के अंतराल में अपने नियम लाने शुरू कर दिए। भाई 58 में आया था, ये 61 में आ गया, 2-3 साल के अंतराल पे आ गया। अब इस अधिनियम में क्या क्या बोला गया? इस अधिनियम में बोला गया, इस अधिनियम में बेटा क्लासेस वगैरह शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ, इस क्लासेस वगैरह शेयर नहीं कर रहे हो बेटा, मजा नहीं आ रहा है क्या? अब देखो, इसमें कई सारी नई चीजें बताई गई। इसमें जो बेटा कई सारी नई चीजें बताई गई। नंबर 1 मैं यहां से लिख रहा हूं, नंबर 1 समझते चलना। यहां पर इन्होंने बताया कि भैया अब हमें भारतीयों के सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या करा गया, इसमें बोला गया कि आप भारतीयों का सहयोग लीजिए। क्या लीजिए? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करिए, पहली बात लिख दी गई। दूसरी बात में बोला गया कि आप जो है पोर्टफोलियो बनाइए। क्या करिए? पोर्टफोलियो बनाइए, यानी कि विभागीय प्रणाली पे काम करिए, विभागीय प्रणाली पर काम करिए। और विभागीय प्रणाली अभी अभी हमारे यहाँ क्या हो रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? भाई रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, ठीक है, पशुपालन मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय हमारे यहाँ अभी भी चल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद इनसे बोला गया कि आप तीसरा काम क्या करिए? आप तीसरा काम करिए कि गैर सरकारी सदस्यों को परिषद में शामिल करिए। गैर सरकारी सदस्यों को क्या करिए? परिषद में शामिल करिए। अच्छा, एक चीज समझना, शामिल करें। यहां पर केवल सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, इनको कोई भी तर्क, कोई भी सवाल पूछने का, कोई भी राय देने का अधिकार नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और इन्होंने बोला कि अब आप क्या करिए, चौथे नंबर पर विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन दीजिए। क्या करिए? प्रोत्साहन दीजिए। क्या करिए? विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन दीजिए भाई साहब, यहां पर सही बात है बेटा, समझ में आया? ठीक है। और आपको पहले से पता है कि हमारा जो मद्रास था और बॉम्बे था, मद्रास और बॉम्बे की जो पावर थी वो क्या कर ली गई थी? छीन ली गई थी, हटा दी गई थी। कौन सी पावर? कौन सी पावर? लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियां? विधायी शक्तियां, विधि से संबंधित शक्तियां। आप लॉ नहीं बना सकते, आप लॉ हटा नहीं सकते, आप लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जो आपको कहा जाएगा आप केवल वही करेंगे। तो ये इतना काम क्या किया गया? 1861 के भारत शासन अधिनियम में निकाल दिया गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब वायसराय बन गया, भाई यहां पे क्या बन गया? यहां पर हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, भाई इसके पास पहले सबसे ज्यादा पावर इसी के पास थी। होल्ड ऑन, लाइट चली गई है, जस्ट होल्ड ऑन। तो अच्छा, कहानी सुनते जाओ। तो जो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था भाई साहब, इसके पास सबसे ज्यादा पावर थी। भाई यही तो हमको बताया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर निहित होगी। सही बात है, निहित थी। अब उसी इंसान को उठा करके क्या बना दिया गया? उसी इंसान को उठा करके सर वायसराय बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा पावर और आई होगी। भाई जब सारे पूरे भारत की असीमित पावर, विधायकी पावर, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, तो वही गवर्नर जनरल इंडिया वायसराय बन गया। अब लॉर्ड कैनिंग जो था उसके पास कुछ और एक्स्ट्रा पावर आई, और लॉर्ड कैनिंग के पास क्या पावर आ गई बेटा? लॉर्ड कैनिंग के पास पावर आ गई कि वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? हाँ सर, एक
अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे वायसराय को एक एक्स्ट्रा पावर दे दी गई। जैसे हमारे पास आजकल हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं है, मालूम है कि नहीं? हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो क्या जारी कर सकते हैं, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वैसे ही यहां पर जो हमारे वायसराय बने, यहां पर जो हमारे भाई साहब, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवें पॉइंट में हमारे भाई साहब जो वायसराय थे, इनको एक पावर दे दी गई कि आप आपातकाल की स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी में आप क्या दे सकते हो, एक अध्यादेश जारी कर सकते हो। क्लियर? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और वो अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी रहेगी, केवल जारी नहीं कर सकते, उसकी कुछ वैलिडिटी होगी ना बेटा। तो इसकी वैलिडिटी रह गई 6 मंथ। क्या हो गई? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसे पास कराना पड़ेगा। इस अध्यादेश को 6 महीने के बाद पास कराना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बढ़िया बात हुई, इसमें एक और बढ़िया बात हुई। इसमें क्या बात हुई एक और, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं। इसमें एक बढ़िया काम ये हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, कौन थे ये? वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने 3 भारतीयों को क्या किया, अपने जो विधान परिषद थी, 3 भारतीयों को, 3 भारतीयों को क्या किया बेटा, विधान परिषद में क्या किया, मनोनीत किया। ध्यान देना, मनोनीत किया है, ये बात ध्यान रखना, क्या किया है, मनोनीत किया है। अच्छा सर, वो 3 भारतीय थे कौन? तो पहले तो बनारस के राजा थे। पहले कौन थे? बनारस के राजा थे। जस्ट अ सेकेंड, इनको भी अपनी मनमानी कर लेनी चाहिए। हाँ, तो पहले क्या थे, पहले थे आपके बनारस के राजा, बनारस के राजा साहब। ठीक। दूसरा भारतीय कौन आया, दूसरे भारतीय कौन आए भाई? तो दूसरे भारतीय आए पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। और तीसरे भारतीय कौन जुड़े सर? तो तीसरे भारतीय जुड़ गए, तीसरे भारतीय जुड़ गए, तीसरे भारतीय आपके जुड़ गए सर दिनकर राव। कौन थे? सर दिनकर राव। ये 3 भारतीय क्या हुए, विधान परिषद में पहली बार मनोनीत कर लिए गए। समझ में आ गई बात? मनोनीत कर लिए गए, इनको विधान परिषद में जगह दे दी गई। बच्चा, आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे कि नहीं आ रहे हैं, ये बताते चलो। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद 61 था, इसके बाद आया 1892 में एक अधिनियम, वो भी लिख लो। 1892 में जो अधिनियम आया, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिखते हुए चलो। ठीक है, कौन सा अधिनियम आया? 1892 का आपका भारत सरकार अधिनियम। अब सर इसमें क्या क्या हुआ? देखो, इसमें भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ बेटा, इसमें 2 काम खाली हुए जो आपको याद रखने हैं। इसमें 2 काम खाली हुए। कौन कौन से? पहला तो विधान परिषदों में बजट पर चर्चा होने लगी। विधान परिषदों में क्या होने लगी? बजट पर चर्चा होने लगी। और दूसरा काम क्या हुआ सर? गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाने लगे। कहां से? प्रांतों से और केंद्रों से। तो जो गैर सरकारी सदस्य थे, वो प्रांतों से यानी कि स्टेट से, प्रांतों से और केंद्र से, सेंट्रल से और स्टेट से। ठीक है,
दो जगह से आपके गैर सरकारी सदस्य आने लगे। तो ये 1992 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें बस इतनी सी बात कही गई। अब इसके बाद आता है आपका मार्लो मिंटो सुधार। अब इसमें क्या हो गया, इतना बवाल हुआ इन सब चीजों में, इतना फेंका फाकी, इतना कूदा फानी हुआ कि इनको ये पता चल गया कि अब भैया हमें कहीं ना कुछ सुधार दिखाना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सही करनी पड़ेंगी। ठीक है, बारिश हो रही है। अरे बाप रे। ठीक है, ठीक है। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम आया। अब 1909 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया बेटा मार्लो मिंटो सुधार। देखो यहाँ पे दो नाम आ गए, मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। लॉर्ड मार्ले भारत का सचिव था। लॉर्ड मार्ले क्या था, भारत का सचिव था, और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक, क्लियर है। विशेषता इसकी क्या रही, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई, 60 बना दी गई। राज्यों में संख्याएं अलग अलग थीं, जैसे अभी हमारे यहाँ चल रहा है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया, किंतु प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्ले मिंटो करेक्शन। लॉर्ड मार्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड द लॉर्ड मिंटो वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिन बना था। अब लॉर्ड कैनिन के बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कैनिन के बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, लॉर्ड मिंटो को। सही बात है। इसके फीचर्स क्या क्या निकाले गए बेटा, इन दिस द नंबर ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज significantly increased 60. The number of varies access in states. Officially majority was kept in the central legislative council, but non-official majority was allowed in the province. ठीक है। विधान परिषदों की चर्चा संबंधी अधिकारियों में दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये दो बातें रखी गई। प्रथम बार भारतीयों को वायसराय तथा गवर्नर की कार्यवाही परिषद में सदस्य बनने की अनुमति मिली। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे, पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें वायसराय या गवर्नर की जो परिषद थी, 15 सदस्य थे, उसमें जाने का मौका मिला। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य बनाया गया इनको। विधि सदस्य मतलब लॉ वगैरह बनाने के लिए इनको रखा गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। मुस्लिमों के लिए यहां पर देखो एक गड़बड़ काम क्या किया गया। अब यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो धीरे धीरे सांप्रदायिकता को इस्तेमाल कर रहे थे, भारत को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का प्रयास कर रहे थे। मुस्लिमों के इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बना दिया, जिसके लिए पृथक निर्वाचन दल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। देयर वाज एन इंक्रीज इन द discussion related right of the legislative council at both the level, like asking, ठीक है, asking supplementary questions। ठीक है, अच्छा अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे आपको केवल ऐड किया गया था, आपको हक नहीं दिया गया था कि आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन बनाइए, नहीं, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जरा इसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए 1919 के, यहाँ पे कुछ पॉइंट डालिए, कुछ पॉइंट डालिए और पॉइंट वाइज लिखिए। 990 का अधिनियम, पहला पॉइंट क्या याद आएगा, पहला पॉइंट क्या लिखा जाएगा भैया, इसको क्या बोला गया, मार्ले मिंटो सुधार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला जाएगा, बोलो, हेलो बेटा, गुड। दूसरा क्या बोला जाएगा, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तीसरा क्या होगा बताओ, और ये निर्वाचक मंडल बना किसके लिए, तो यह भी लिख लो, मुस्लिम। नंबर 4, नंबर 4 क्या किया गया, यहां पे विधानसभा के, विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। और क्या किया गया बताओ जरा यहाँ पे, और क्या किया गया, हम यहाँ किस वायसराय की बात करते हैं, मिंटो की। ठीक है, हाँ
अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो आप यहाँ पर, पूरक प्रश्न। और नंबर 6 यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, बजट पे वो कर सकते हो, संकल्प कर सकते हो, बजट पर संकल्प कर सकते हो। ठीक, चलो ये समझ में आ गया। अब आ जाओ जरा 1999। 1999 में क्या हुआ बेटा, इसमें क्या किया गया, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषणा की कि उसका ध्येय भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। तो ध्यान रखना, इससे भी पीटी में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि भैया ये बताओ, भारत सरकार की पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की अवधारणा कहाँ पाई जाती है। तो ये अवधारणा पाई जाती है 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू कौन है, भारत के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय हैं, और मॉन्टेग्यू क्या है, सचिव हैं। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ, तो इसकी क्या विशेषताएं थी भाई, क्रांति केंद्रीय सेंट्रल एंड स्टेट विषयों पर यहाँ पे क्या किए गए, इसमें हमने विषय बांटे। केंद्र के क्या विषय, जैसे हमारे यहाँ राज्य सूची, केंद्र सूची और मिक्स सूची है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों प्रावधान कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर क्या किया गया, केंद्र को अलग सूची बनाई गई और प्रांतों के लिए अलग विषयों की सूची बनाई गई, जिसमें केंद्र राज्यों पर नियंत्रित कुछ कम हुआ। यद्यपि राज्यों का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था, किंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक हो गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, किसमें, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन करेगा। ठीक है, सेपरेटेड द लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स वर मेड विच रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर द स्टेट्स। ठीक है, इससे क्या हो गया, स्टेट का जो पावर था वो थोड़ा सा कम हो गया। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से बिना विधायी परिषद के हस्तक्षेप के करेगा, अर्थात एक द्वैध शासन होगा। यहाँ पे खुल करके द्वैध शासन की बात करी गई, विधायिका में बहुमत और सरकारी सदस्यों का था। ठीक, इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रभाव हुआ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के दो सदनों, इसमें दो सदन थे, लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, जो कि आज भी हमारे यहाँ है। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे। महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। अभी यहाँ पर महिलाएं वोटिंग नहीं कर सकती थी। और कौन कौन वोटिंग नहीं कर सकता था, पीटी में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो उस समय जो वोटिंग का जो पैमाना था वो क्या था, आप शिक्षा कर, ठीक है, और संपत्ति के आधार पर आपको मत का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, केवल एजुकेटेड और रिच लोगों को ही क्या था, वोटिंग करने का राइट था। ठीक, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर के 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अभी तक इस 6 मेंबर में भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था। तो अभी क्या बोला गया भाई, 3 लोग भारतीय भी रहो। इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिख भारतीय, ईसाई एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का प्रावधान किया गया। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया और सचिव के कुछ गैर कार्यों या उच्चायुक्तों को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। उच्च नागरिक सेवाओं के लिए गठित की गई आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो आज भी है हमारे यहाँ। ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया, जो कि आज भी है हमारे यहाँ। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था, जो कि 10 वर्ष के उपरांत भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा। ठीक है, 10 साल तक ये रिव्यू करेगा, उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम होगा वो बनेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1919 के जो अधिनियम है उसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आएगा साइमन आयोग। इसके बाद कौन आएगा, साइमन आयोग आएगा। और साइमन आयोग के बाद कौन आएगा, 1935 का अधिनियम आएगा, जिसके आधार पर भारत का जो संविधान है वो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय। कल
नहीं होगी। अच्छा सुनिए, एक चीज और आपके लिए है भैया, कल है टीचर्स डे, ठीक है, और आ रहा है हमारे शिवम सर का बर्थडे, तो उस पे आपको बहुत भारी छूट दी गई है। आप सभी लोग एक बार एप्लीकेशन पर विजिट करिए। एमटीएस के लिए हमारे यहाँ बैच आ रहा है, ठीक है, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ, ठीक है, एसएससी जीडी, सबके लिए हम बैच लेकर के आ रहे हैं, तो आपको भारी 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 छूट मिलने वाली है। तो इसका फायदा उठा लो। टीचर्स डे पर बच्चे टीचर्स को गिफ्ट करते हैं, बट हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर पढ़ने का मन है अच्छे से, तो आप लोग उसको रिवील कर लो, ठीक है, हमने आपका सरप्राइज रिवील कर दिया है। ओके, तो फटाफट जाकर के सब्सक्रिप्शन कर लो, फटाफट जाकर के कोर्स खरीद लो और पढ़ना शुरू कर दो और अपने भाग्य को लिखना